यूपीएससी प्रिपरेशन। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेटरी कमीशंस के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अगर आपको कोई भी सजेशन है आपके पास या आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रेगुलेटरी कमीशंस। इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है। और लिबरलाइजेशन से हमारा मतलब क्या होता है? इंडिया में प्लान्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया था, यानी कि एक ऐसा मेथड जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। ऐसा 1950 से लेकर के 1990s तक चलता रहता है। 1990s तक आते आते ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और इसके बाद में शुरुआत होती है आपकी एलपीजी एरा की, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्टेट का रोल था, ये रोल धीरे धीरे कम किया जाता है और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है या प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है। तो जब प्राइवेट सेक्टर पिक्चर में आता है तो इसके साथ साथ रेगुलेशन का मुद्दा भी आता है। रेगुलेशन किस तरीके से होता है, क्या कंसर्न जुड़े हुए हैं, वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। So with the economic liberalization initiated in 1990s, the state has tentatively begun to vacate some of the commanding heights of economy where state responsibility for the provision of services was synonymous with the state ownership. यानी कि स्टेट ही जो है वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता था। The new approach makes space for public-private partnership in provision of infrastructure and services combined with the extensive state regulation for safeguarding user interest. अब क्या हुआ कि पहले तो सिर्फ अकेला स्टेट ही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा था, अभी प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया। तो यूज़र यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए स्टेट क्या कर सकता था? यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है रेगुलेशन का। वो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करता था ताकि वो यूज़र इंटरेस्ट को बना करके रख सके या यूज़र के इंटरेस्ट को मेंटेन कर सके। एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म या रेगुलेटरी गवर्नेंस उभर करके आई जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर एंट्री करता है, वहां पर जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थी वो प्रायोरिटीज़ को फुलफिल या अचीव किया जा सकता था थ्रू इंडिपेंडेंट रेगुलेशन एंड ऑल्सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। देन बात करते हैं जो ये ट्रांसफॉर्मेशन रही जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में और रेगुलेटरी मैकेनिज्म में और भी बहुत सारी चीज़ों में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, इट रिमेन्स एन इनएडिक्वेटली अंडरस्टूड प्रोसेस, यानी कि इसको हम अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। रेगुलेशन से हमारा क्या मतलब है? ब्रॉडली हम इसको समझ सकते हैं एज एन एफर्ट बाय द स्टेट टू एड्रेस द सोशल रिस्क, मार्केट फेलियर और इक्विटी कंसर्न थ्रू रूल बेस्ड डायरेक्शन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल एक्शन। इसमें क्या है? रेगुलेशन से हमारा मतलब है एक ऐसा एक्शन या स्टेट के द्वारा किया गया ऐसा एफर्ट जिसमें सोशल रिस्क को घटाने की बात की गई हो, मार्केट फेलियर से डील करने की बात की गई हो और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस कॉन्सेप्ट से डील किया गया हो। ये कैसे इंश्योर किया जा सकता है? ये इंश्योर किया जाता है थ्रू द रूल बेस्ड डायरेक्शन ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल एक्शन। इकोनॉमिस्ट कहते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन को economic regulation by the state as necessary only when a natural monopoly exists or where a dominant player abuses monopoly of power or to overcome some other forms of market failure. कई इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि इकोनॉमिक रेगुलेशन तब फायदेमंद है जब एक नेचुरल मोनोपोली हो, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन या एक ही एजेंसी पर्टिकुलर टाइप का काम करे और उसकी मोनोपोली एग्जिस्ट करती हो, तब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो गूगल की एक मोनोपोली हमें देखने को मिलती है, राइट। सोशल मीडिया में फेसबुक की हमें मोनोपोली देखने को मिलती है। ये क्या है? ये मोनोपोली है, नेचुरल मोनोपोली एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, देन बात करते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन इज सीन टू बी that part of regulation which seeks to achieve the effective functioning of competitive markets and where such markets are absent to mimic competitive market outcomes to the extent possible. Regulation part है, इकोनॉमिक रेगुलेशन का ही पार्ट है जिसमें कॉम्पिटिटिव मार्केट की एफिशिएंसी पे फोकस किया जाता है, कंपटीशन पे फोकस किया जाता है ताकि अल्टीमेट जो गोल है वो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो ये
जो आपका सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट है, क्रॉस सब्सिडीज़ का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी में तो यही है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और जो आपकी प्राइसिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की, उनको एड्रेस किया जाता है। State generally use economic regulation in a broader context to achieve a range of non-market objectives which include ensuring universal and equitable access, consumer protection, maintaining safety and health standard। ये ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक रेगुलेटर की तो उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करना ही या रेगुलेट करना ही नहीं होता, उसका मकसद कुछ नॉन मार्केट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना भी होता है। और वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? वो है आपका इक्विटेबल एक्सेस, यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस, यानी जो भी रिसोर्सेज है कंट्री के पास उस पर हर एक सिटीज़न का यूनिवर्सल और इक्विटेबल एक्सेस हो, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सके और सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सके। ओके, देन बात आती है यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। इसमें क्या है कि पिछले कुछ टाइम से द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी हैज़ इन द लास्ट 15 ईयर प्रोसीडेड ऑन ए सेक्टोरल बेसिस, यानी हर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया है, वेयर ईच लाइन मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट ऑफन prompted by a multilateral funding agency has constituted a regulator for a particular sector of the economy। जैसे पेंशन के लिए अलग वो बना दिया, देन स्टॉक मार्केट के लिए अलग बना दिया, ओके, बैंकिंग के लिए अलग बना दिया। तो ये सब जो है हर सेक्टर के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बना दिया गया। दिस सेक्टोरल अप्रोच हैज़ रिजल्टेड इन एन अनइवन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। नॉट ओनली has there been considerable delay in setting up of this institution, similar issues have emerged relating to the relationship of the regulator with the ministry, the composition of the regulatory body and its function and its accountability। देखिए, जिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रेगुलेटरी कमीशंस बनाया गया था, अब वो प्रॉब्लम तो सोल्व बाद में होंगी जब रेगुलेटरी कमीशन अच्छे से टाइम पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कितने लोग काम करेंगे, कौन इनको अपॉइंट करेगा, जिस सेक्टर के लिए ये जो काम कर रहे हैं उन उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के साथ इनकी रिलेशनशिप क्या होगी, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो एक कंसर्न थे। देन कुछ बात करते हैं ऐसे रेगुलेटर के बारे में जिनके बारे में आप जानते भी हैं, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर हमारी कंट्री में जिसका नाम आप बार बार सुनते हो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में टसल चलती रहती है बहुत सारी इश्यूज़ पे, जैसे कि इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग, डिविडेंड पेमेंट, इंटरेस्ट रेट डिडक्शन, बैड लोन रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट उभर के आता है, वो है आपका रेगुलेशन या रेगुलेटर और गवर्नमेंट के बीच में टसल चलता रहता है। और ये टसल जो वो पिछले 2-3 गवर्नर के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा उभर करके आया है। देन सेकंड आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, ये लास्ट ईयर का हमने 2020 का डेटा ऐड किया था। तो ईसीआई और गवर्नमेंट के बीच में कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस को लेकर के काफ़ी टसल चली थी। ओके, और जो चीफ इलेक्शन, जो आपके अदर इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह ही ट्रीट किया जाए, उसको लेकर के कुछ प्रोविज़न पे गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन में काफ़ी टसल चल रही थी। देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको सुप्रीम कोर्ट ने टूथलेस टाइगर की उपाधि दी है। वाई? बिकॉज ये सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन एक्चुअल में कुछ कर नहीं सकता, विक्टिम के लिए कुछ नहीं कर सकता, या फिर जो कन्विक्ट हैं या जिन्होंने गलत काम किया है, ठीक है, उनको पनिशमेंट देने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसके पास काफ़ी लिमिटेड पावर है, इसलिए इसको टूथलेस टाइगर बोला जाता है। देन आता है आपका सीबीआई। सीबीआई में जैसे सीबीआई पिछले काफ़ी टाइम से काफ़ी न्यूज़ में रही थी, वो भी कुछ नेगेटिव रीजंस की वजह से। ओके, तो CBI was a home to big controversy recently when the director and special director raised corruption allegation against each other, leading to the appointment of a new temporary chief for CBI। आई होप आपको ये न्यूज़ अभी तक ध्यान में हो, जब डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर ने एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे और उसके बाद में गवर्नमेंट को नया टेम्पररी चीफ अपॉइंट करना पड़ा था। देन जब CBI किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम करती है ना, तो फिर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को कंसेंट देना होता है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, जिससे CBI इन एरियाज़ में काम नहीं कर पाई। देन इसको केज्ड पैरेट बोला जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट
ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए टूथलेस टाइगर और सीबीआई के लिए केज्ड पैरेट वर्ड का यूज़ करती है। वाई? बिकॉज सीबीआई कॉन्टिन्यूज टू बी relevant today due to lack of functional autonomy and persistent government intervention in its functioning। कुछ और भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे सेबी है, देन IRDAI है, ये इंश्योरेंस के उसमें है सेक्टर में, देन PFRDA है पेंशन फंड के सेक्टर में, देन नाबार्ड एग्रीकल्चर, FSSI ठीक है फूड सिक्योरिटी के लिए है, देन ट्राई है, BCCI है फूड सिक्योरिटी और जो आपका स्टैंडर्ड होता है उसके लिए है। तो ये कुछ बॉडीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की तरह काम करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें बहुत सारी बॉडीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई चीज़ न्यूज़ में आए तो वो अब आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर किसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, वो अगर किसी भी वजह से न्यूज़ में रह रही है तो उसमें थोड़ा डिटेल में जाइए और देखिए कि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।